वैष्णव जन स्पंदन गांधी विचार के। नमस्कार दर्शक मित्रों, वैष्णवजन स्पंदन गांधी विचार के में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर वार्तालाप हम इस चैनल पर करते हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चंद्र जी जुड़े हैं और आप सभी को बताते हुए मैं बहुत ही आनंद की अनुभूति करता हूं कि प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक हैं। भारत की कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में शैक्षिक तकनीकी से जुड़ी परियोजनाओं में आपका सहयोग मिला है, आपका नेतृत्व भी मिला है। आपकी विद्वता का लाभ दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, फिजी, मलेशिया जैसे देशों के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को भी मिला है। आप भारत के शिक्षा क्षेत्र के, शैक्षिक तकनीकी के और दूरस्थ शिक्षा के विद्वान माने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर शर्मा जी से हम पहले ये बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक तकनीकी का विनियोग, शैक्षिक तकनीकी का एकीकरण, इस बात पर बहुत ही जोर दिया गया है। तो प्रोफेसर शर्मा जी, क्या आप हम बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया आप सभी से बात करने के लिए, और गुजरात प्रदेश के सभी छात्रों को मेरा शुभकामनाएं हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षिक टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यदि आप देखें तो आज भारतवर्ष की जो स्थापना है विश्व के दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ जब हम देखते हैं तो, और यदि हम देखें कि जो जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं कंप्यूटराइजेशन के लिए, अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है उसमें यदि हम देखते हैं तो भारतीय प्रोग्रामर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय प्रोग्रामर्स, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इसी वजह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, ऐसी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसी दिशा में एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप जो सरकार द्वारा लिया गया वो ये है कि सीबीएसई ने पिछले कुछ वर्षों से कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया है। और उसके समापन का एक ये महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये आज की डेट में अभी ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो हम वहाँ पर जिसमें इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग ना होते हुए देखें। कृषि के अंदर, स्वास्थ्य विभाग में, हमारे रक्षा क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, शिक्षा में, इन सभी जगहों पर नई टेक्नोलॉजीज़ का बड़ी तेज़ी से विकास और उसका उपयोग हो रहा है। जैसे आप यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो एग्रीकल्चर में क्रॉप मैनेजमेंट की बात जब आती है, यील्ड की बात आती है, मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, कैसा उसके उत्पादन का रोल रहेगा, क्रॉप डिजीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका क्या इलाज होना चाहिए, इन सब के पीछे इस प्रौद्योगिक तकनीकी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि यही हमारे छात्र जो अभी अपने स्कूली या उच्च शिक्षा में अभी अध्ययनरत हैं, फ्यूचर में यही लोग इन सभी क्षेत्रों में जाकर देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। तो इस नीति का एक बहुत ये महत्वपूर्ण पहलू है कि सरकार के संज्ञान में ये चीज़ है। प्रौद्योगिकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है हम सबको इसका समझने के लिए।
और इसी वजह से हमें ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए देखना है कि इसका सभी स्तर पर, चाहे वो प्राइमरी स्तर हो या माध्यमिक हो, उच्चतर शिक्षा हो, एक कैसे उसको आप प्रौद्योगिकी को उसमें समावेश कर सकते हैं शिक्षा के उसके करिकुलम के साथ, तो वो सभी के लिए और हमारी राष्ट्रीय प्रोग्रेस में उसका बहुत उपयोगी रहेगा। आपने बहुत ही सही कहा सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तर पर शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विनियोग पर जोर दिया गया है। शिक्षा अब बदल रही है, स्लेट से नेट पर आ रही है, पर उसके संदर्भ में शिक्षक को, अध्यापक को भी बदलना होगा। तो प्रोफेसर शर्मा जी, हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शैक्षिक तकनीकी के विनियोग की अपेक्षाएं रखी गई है, उसके संदर्भ में शिक्षक को, एक अध्यापक को अपने आप में कौन सी क्षमताएं विकसित करनी होगी अब? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके ऊपर हमारे इस नीति की सफलता का बहुत बड़ा दारोमदार है। सबसे पहले तो हम जो देखते हैं मानसिकता का परिवर्तन, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार, और इसका डाटा भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर मिल जाता है, आज की डेट में जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, उससे ज़्यादा कहीं मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं और अभी हर कोई मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। और मोबाइल फ़ोन का केवल आप किसी को बात करने के लिए ही नहीं, आप अपना उस पर ईमेल चेक करते हैं, आप उसको कोई आपने सामान ख़रीदना है उसके लिए आप उसको यूज़ करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए देखना है तो उसके लिए आप उससे रिलेटेड सामग्री ढूंढते हैं। यानी ये एक चलता फिरता कंप्यूटर हो गया। और जब हमारी ज़िंदगी में इसका इतना महत्वपूर्ण योगदान है, तो उन्हीं चीज़ों को किस तरीके से आप यूज़ करें, उसके लिए एक जो मानसिकता का परिवर्तन है कि टेक्नोलॉजी हमारा एक बहुत बड़ा सहायक है। अभी भी कुछ क्षेत्रों में जब देश में कंप्यूटर्स आए थे तो एक ये भय था लोगों को कि हमारी व्यवसाय का, नौकरी का क्या होगा। लेकिन आप ये देखें कि कंप्यूटर्स के आने की वजह से नई नई नौकरियां स्थापित हुई, नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बनी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। उसी तरीके से जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उसके प्रभाव की वजह से नए क्षेत्रों में नई अपॉर्चुनिटीज़ का जन्म होता है और उसके लिए हमारे अध्यापकों को सबसे पहले तैयार होना चाहिए कि उसको स्वीकार करें और स्वीकार करने के साथ साथ ये देखें कि उसको किस तरीके से वो उपयोग करके और छात्रों को एक नया ज्ञान, हमारी एक लिमिटेशन होती है, हमारे पास कितने संसाधन हैं, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकें हैं, हमारी लाइब्रेरी कितनी जल्दी नई पुस्तकों को खरीद सकते हैं, उसमें समय लगता है, धन की भी व्यवस्था का ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। लेकिन प्रौद्योगिकी के मामले से आप इंटरनेट पर जाकर दुनिया में कितना ही बड़ा विशाल ज्ञान का भंडार है, हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे विशेष कौशल हैं जो अभी बहुत ज़रूरी है, जिनका विकास होना चाहिए। पहले हम बात करते थे डिजिटल लिटरेसी की, लेकिन अब वो क्योंकि भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, सरकार की बहुत सारी परियोजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी होता है। डिजिटाइजेशन बहुत हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम जितने भी सर्विसेज देखें, अभी हमें घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे आप वेबसाइट पर जाकर जन्म का प्रमाण पत्र लेना है और इतने सारे हैं, हमें घर बैठे वो सुविधाएं भी मिल रही हैं। कारण इसका यही है कि आज की डेट में प्रौद्योगिकी की सहायता से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए संभव हो गई हैं, आसान हो गई हैं। पहले एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर जाना पड़ता था, अब आप खाली एक वेबसाइट पर जाएं
और वहाँ पर सिंगल विंडो ऑपरेशन, बल्कि इस मामले में मुझे याद है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो सिंगल विंडो ऑपरेशंस के तौर पर उद्यमियों को इनवाइट करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ना जाकर एक ही स्थान पर उनकी सभी समस्याओं का निवारण हो, उनको सपोर्ट मिले। यही चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो नए कौशल को सीखें और उनको किस तरीके से शिक्षण, अधिगम और जो बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन करना है वहाँ पर किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षण के अंदर इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि आप इन प्रौद्योगिकी को यूज़ करते हुए नए नए तरीके अपना सकते हैं पढ़ाने के। बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर इंटरनेट की सहायता से उनको दुनिया भर की चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। यदि हम ये कहते हैं कि भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे काम करता है, तो उसका वर्चुअल रियलिटी के साथ प्रयोग करके दिखाया जा सकता है कि वास्तव में भूमि के नीचे से लावा कैसे निकलता है, कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें से क्या मिनरल्स आते हैं, पर्यावरण के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम एक्सप्लेन करते हैं कि तापमान बढ़ रहा है क्लाइमेट के अंदर और उसकी वजह से जो पोलर कैप्स हैं, जहाँ बर्फ़ की जो चादर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, उनका इन सब चीज़ों को बताने के साथ साथ जब हम उसका प्रदर्शन करते हैं प्रौद्योगिकी की सहायता से, जब उसको दिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर छात्रों के अधिगम के अंदर उसका एक विशेष प्रभाव होता है। उसी तरीके से मूल्यांकन में आप देखें, इतना बड़ा हमारा शिक्षा का तंत्र है जो कि विश्व के सबसे बड़े तंत्र में से एक माना जाता है। करोड़ों छात्र हर वर्ष कितने सारे परीक्षाओं में बैठते हैं। यदि प्रौद्योगिकी का यूज़ ना किया जाए तो इसके अंदर बहुत समय लगेगा, बहुत सारा लोगों की उसमें हेल्प ली जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी टेक्नोलॉजी की जब हम हेल्प लेते हैं तो जो चीज़ें महीने लगते थे वहाँ पर कुछ ही दिनों में हम उनके रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं, लिस्ट बन जाती है, ताकि छात्र को आगे यदि अपने दूसरे हायर एजुकेशन पे जाना है तो वो हो जाता है, या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो इजी हो जाता है। इसलिए आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डिजिटल लिटरेसी और एआई लिटरेसी पर पूरा जोर देकर उसकी दिशा में कार्यरत रहें। सर, आपने बहुत ही सही बताया कि एक शिक्षक के रूप में मुझे डिजिटल लिटरेसी और एआई लिटरेसी तक पहुंचना ही होगा। आज जब डिजिटल लिटरेसी और एआई लिटरेसी की बात हो रही, तब शिक्षकों में एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसी मानसिकता है कि ये एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो शिक्षक को भविष्य में खारिज कर देगी, शिक्षक का स्थान एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता ले लेगी। तो इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? ये जो संदेह है लोगों के मन में, ये एक तरीके से सही है। ऐसा बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि उनके स्थान का क्या होगा। दो प्रश्न यहाँ पर बड़े ज्वलंत समस्या को उजागर करते हैं। पहला तो ये कि क्या ये हमारा स्थान ले लेगा, और दूसरा ये कि क्या उसके उपयोग से हमारी सोचने की क्षमता है, क्या उसके ऊपर असर आ रहा है। अभी इन्हीं दिनों में 4-5 दिनों पहले ही एक स्टडी MIT की उजागर हुई है, जिसमें उन्होंने हमारे मस्तिष्क का 2 ग्रुप को लेकर और उसके ऊपर एक प्रयोग किया, और उसमें ये पाया कि जो लोग इनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है नवंबर 2022 में ChatGPT जब रिलीज़ किया गया लोगों के यूज़ करने के लिए, तो उसके बाद से ये सबसे बड़ी ग्रोइंग एप्लीकेशन बन गई, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर लाखों लोगों ने जिसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इसमें लोगों को एक ये संदेह होता है कि यदि हम इसके ऊपर पूरे भरोसे से
इसको हम अडॉप्ट करने लग जाएं तो क्या हमारी सोचने की क्षमता पर उसका असर आएगा। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसर्च हुई है और उसने ये दिखाया है कि यूज़ करने वाले के मस्तिष्क का स्कैन और जो उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके मस्तिष्क का स्कैन, उसमें एक अंतर पाया गया। लेकिन अब यहाँ पर ये देखें कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग में ला रहे हैं। यदि हम उसके ऊपर पूरे तरीके से आधारित हो जाएं और हम अपनी सोचने की क्षमता को उपयोग में ना लाएं तो निस्संदेह ये हमारा एक हैंडीकैप बन जाता है। जहाँ तक प्रश्न है, इवन भारतवर्ष के अंदर केरल प्रदेश में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जहाँ पर एक एआई टीचर ने, जिसका नाम आइरिस है, तिरुवनंतपुरम में एक स्कूलों में इसको उपयोग में लाया जा रहा है और छात्रों का बड़ा उसके ऊपर रुझान और सकारात्मक उसके रिज़ल्ट आए हैं कि उनको पढ़ने से, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि अध्यापक का नॉलेज लिमिटेड है, अध्यापक निरंतर सीखता रहता है, लेकिन एआई के अंदर तो दुनिया भर का पूरा नॉलेज डाल रखा है। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मान लीजिए शिक्षा मनोविज्ञान मेरा एक सब्जेक्ट है, तो हो सकता है मुझे भूगोल शास्त्र का नॉलेज ना हो सकता है मुझे भौतिकी का नॉलेज ना हो, लेकिन जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपकरण की सहायता से हम पढ़ाते हैं, जैसे चैटबॉट हम कहते हैं, तो उससे तो आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि उनको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि जितना भी बड़ा ज्ञान हमारे शास्त्रों में, लिटरेचर में, किताबों में, पुस्तकों में, जर्नल्स में अवेलेबल है, उस सब को लेकर उसकी ट्रेनिंग दी गई है वहाँ पर। और उसके फ़ायदा ये होता है कि वो विश्व की कोई भी भाषा बोल सकते हैं। तो हमारे जो छात्र हैं वो मलयालम, केरल के अंदर वो यूज़ हो रहा है, ना केवल मलयालम बल्कि हमारी भारतवर्ष की जितनी भी विभिन्न भाषाएं हैं उनमें किसी भी भाषा में उससे कुछ यदि प्रश्न पूछा जाए तो उसको उनका उत्तर मिल जाता है। मुझे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा उपयोग भारत सरकार का याद आ रहा है, जहाँ पर कृषि दर्शन, जो दूरदर्शन किसान चैनल है, वहाँ पर भी 2 एआई एंकर को यूज़ किया जाता है, भूमि और कृष, और वो दोनों 50 से ज़्यादा भाषाओं के अंदर किसानों के दिन रात अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, और पूरे भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं उनके जो प्रश्न हैं उससे पूछें तो उनको उसी की भाषा में वो जवाब देंगे। और क्योंकि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटाबेस भी उनको ट्रेन किया है, तो उनसे किसी भी फसल के बारे में, कितनी क्रॉप होगी, क्या होगा, पूरा वो उसको बेनिफिट मिलता है। तो कुछ चीज़ों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पावर इंसानों से ज़्यादा डेवलप हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टूल और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका, इमेज रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन। पहले, अब आजकल जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो हम पहले एक्सरे से स्टार्ट हुए थे, फिर सीटी स्कैन आया, एमआरआई आया वगैरह। आजकल एआई बेस्ड स्कैन्स हैं जो हमारे एक किसी सेल के अंदर, मान लीजिए कैंसर के सेल को ढूंढना है, तो मशीन की सहायता से वो बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है देखना। तो लेकिन अभी मशीन इस पोजीशन में नहीं आई है कि जहाँ पर वो इंसानों को, एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक अध्यापक को रिप्लेस करके उसका रोल ले सके, क्योंकि हमारी जो संवेदना है, हमारी जो चिंताएं हैं, एम्पैथी हम जिसको कहते हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग में, शिक्षण अधिगम में बहुत उपयोग है। छात्र के साथ किस तरीके से हम एक एम्पैथी शो करते हुए उसके जीवन को एक सुचारू रूप से चलने के लिए उसको एक सही दिशा में जो डायरेक्शन दी जाती है, वो एक अध्यापक का ही एक रोल है, और उसको वो सुचारू रूप से करे, इसके लिए मशीन उसकी सहायक तो हो सकती है लेकिन उसकी जगह नहीं ले सकती अभी। बहुत सही सर, आपने बहुत ही सरल एवं उदाहरणों के साथ हमें समझाया। आपके साथ बस एक अंतिम सवाल ये है कि ज़्यादातर लोग आज मानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विनियोग सिर्फ, उसके लाभ सिर्फ शहरी क्षेत्रों को या शहरी क्षेत्रों में आए संस्थानों को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों को या ग्रामीण क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को ये लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या ये सही है?
नहीं, इसमें हमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कई विदेशों में मैंने काम किया है, और यदि आप ये देखें तो भारतवर्ष में हमारे जो मोबाइल डाटा पैकेज है वो संसार में सबसे निम्नतम स्तर पर है। तो हम यहाँ, मैं जब मलेशिया में था तो कोई यदि फ़ोन आ जाए तो वो इंतज़ार करना पड़ता था कि कॉल ख़त्म हो और हम करें ताकि पैसे बचें। और यहाँ आप देखें कि हम लोग 2-2 घंटे भी यदि फ़ोन पर बात करते रहें तो किसी को अपने बिल की चिंता नहीं होती। और मोबाइल फ़ोन नहीं, टेलीफ़ोन नहीं, इंटरनेट की जो एक्सेस है वो बहुत है। अभी मीन्स गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था हो गई है, इंटरनेट की व्यवस्था हो गई है, चाहे उसका नेटवर्क टेलीफोन एमटीएनएल, बीएसएनएल, दूसरी संस्थाएं उनके थ्रू है, या रेल नेट, क्योंकि भारतीय रेल एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा जो हमारी जनता को उपयोग मिलता है रेलवे के थ्रू, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है कहीं पर भी। तो अब लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि आजकल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे अभी भारत सरकार के साथ एलन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है उनके साथ भी उनकी बात चल रही है, पिछले दिनों स्पेक्ट्रम वगैरह की हो रही थी। तो ऐसे कुछ टूल और डिवाइसेस भी आ गए हैं जहाँ पर ऐसे जगह पर जहाँ पर अभी भी बिजली की पूरी व्यवस्था नहीं है, जहाँ इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है, सिग्नल कमज़ोर रहता है, तो ऐसी जगह पर इन डिवाइसेस की सहायता से भी छात्रों को विकिपीडिया और जो दूसरे भी ज्ञान कोश हैं उनका नॉलेज भी उनको उपयोग में लाया जाता है। तो अभी ये बात सही है कि डिजिटल डिवाइस एग्जिस्ट करता है शहरों में और ग्रामीण प्रदेशों में, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की सहायता से और सरकारी प्रयासों की वजह से इस मामले में इस खाई को पूरा करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं। और कुछ ऐसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम शिक्षा में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक व्यवस्था होती है कि तकनीकी सहायता से जिसमें हम अपने लेसन्स को उसमें रख देते हैं और छात्र जब उसको ऑनलाइन जाकर एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। लेकिन मूडल जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनका एक प्रोडक्ट है जिसको मूडल बॉक्स बोला जाता है। उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, बैटरी सेल लग जाएगा और 10 मीटर के रेडियस में, दायरे में जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका फ़ोन है, वो इंटरनेट का सोर्स बन के उन डिवाइसेस को वो अपना कंटेंट दे सकता है। तो जहाँ पर हम रेगुलर किस्म का ये इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज नहीं दे सकते, वहाँ पर ऐसी साधनों की सहायता से भी छात्रों को हम चीज़ें प्रदान करते हैं। एक मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। इसमें हम बोलते हैं कि हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना टाइम के अंदर जब हम बाहर नहीं निकल सकते थे, स्कूल कॉलेजेस छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बंद हो गए थे और घर से सभी पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे याद है कि झारखंड में एक अध्यापक ने छात्रों की पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए इसके लिए जो उनके वहाँ पर टावर था उसके ऊपर उन्होंने एक अपना मेगाफोन लगाकर अपने फ़ोन को स्पीकर से जोड़कर, और सभी छात्र या तो गली में बैठे थे या अपने घर में बैठे थे, लाउड स्पीकर से सुनकर और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और ये अखबारों में बड़े प्रमुखता से साथ ही इसको ध्यान दिया गया था कि किस तरीके से हमारे अध्यापक छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए भी बिना किसी और के एक स्वयं का संज्ञान लेकर चीज़ों को करते हैं। तो साइंस प्रगति कर रही है और धीरे धीरे इस किस्म की जो समस्याएं हैं उनको, उस खाई को पूरा करने का प्रयत्न जारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने शिक्षा नीति और शैक्षिक तकनीकी से संबंधित विचार आज हमारे साथ साझा किए। दर्शक मित्रों, ऐसे ही उच्च शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए वैष्णवजन स्पंदन गांधी विचार के साथ। फिर मिलेंगे। नमस्कार। वैष्णवजन स्पंदन गांधी विचार के। ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું
વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચારના પોડકાસ્ટ વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો સાથે સાર્થક સંવાદ કરે છે.